जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो सेशन है बेसिकली इतिहास विषय को लेकर के है और इतिहास ये ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतर, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस जो परीक्षा होती है, चाहे वो बात हम करें हम यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, ठीक है, यूपीएससी के साथ जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, सब में प्री और मेंस में कैसे हमको तैयारी करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है इतिहास सब्जेक्ट में, क्या-क्या बच्चों के मन में डाउट है, नई वाली एनसीईआरटी पढ़ें, पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ें, तमिलनाडु बुक की एनसीईआरटी पढ़ लें या फलाना सर की किताब पढ़ लें, फलाना कोचिंग्स के नोट्स पढ़ लें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, उस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो इतिहास में ये मैं कुछ अभी ये सारी चीज़ें आपको यूपीएससी हिंदी की जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में मिल भी जाएगा, ठीक है? क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारा आपको मिल जाएगा, तो कुछ नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीज़ें यहाँ से समझते चलिए, ठीक है? पहली चीज़ तो ये है कि एक पन्ना आपके पास होना चाहिए सिलेबस का, खुद का सिलेबस, ठीक है? खुद के सिलेबस में जैसे इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, साइंस एंड टेक, जो सब कोर सब्जेक्ट हैं, उन कोर सब्जेक्ट में आप किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो वो आपके पास होना चाहिए और ये कोर सब्जेक्ट में ये विषय आपके कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है? बात करते हैं हम लोग इतिहास में, इतिहास को हम लोग 3 तरह से 3 भागों में बाँटते हैं मेनली, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिख करके आपको बता रहा हूँ। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। अब तक जो हम लोग ट्रेडिशनल पढ़ाई करते थे, तो प्राचीन में राम शरण शर्मा, ठीक है, राम शरण शर्मा जो प्राचीन एनसीईआरटी के लेखक थे, ठीक है, जो प्राचीन एनसीईआरटी आती थी, अगर आपने देखी होगी 2007 के पहले वाली एनसीईआरटी, तो उसके लेखक राम शरण शर्मा थे। बाद में एनसीईआरटी ने वो बुक जब डिसकंटिन्यू की, तो ये ओरिएंट ब्लैक स्वान से इसका पब्लिकेशन स्टार्ट हो गया। तो मतलब ये बुक जो है बाद में ओरिएंट ब्लैक स्वान से पब्लिश होने लगी। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत, इसमें सतीश चंद्रा की आती है, सतीश चंद्रा, ठीक है? ये भी पहले एनसीईआरटी पढ़ाते थे और आधुनिक विपिन चंद्रा, ठीक है? ये तीनों बेसिकली एनसीईआरटी ही थी, लेकिन जब एनसीईआरटी से इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो इन्होंने ओरिएंट ब्लैक स्वान या निजी पब्लिशर्स के माध्यम से अपनी बुक को पब्लिकेशन कराया। तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इन 3 एनसीईआरटीज़ को पढ़ लें, ठीक है? 3 एनसीईआरटीज़ के वो कर लें, लेकिन इस एनसीईआरटी में दिक्कत की बात, कुछ कुछ पॉइंट्स पे दिक्कत है। कुछ इसकी अच्छी बात भी है, कुछ पॉइंट्स पे दिक्कत है। दिक्कत के पॉइंट्स ये हैं, कुछ फैक्ट्स और कुछ फिगर्स को, जैसे सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएँ किसने जारी की? सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएँ किसने जारी की? सबसे ज़्यादा मात्रा में स्वर्ण मुद्राएँ किसने जारी की? ये सारे जो फैक्ट्स हैं इसमें अपडेटेड नहीं है। साथ ही साथ जो सिंधु घाटी सभ्यता, हो सकता है नई बुक में अपडेटेड आ गया हो। मैं ये बात जो बता रहा हूँ वो 2023-24 की बुक के आस-पास की बता रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है अब जैसे सरकार ने नई सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु सरस्वती सभ्यता किया, ठीक है? तो वो जो अपडेशन है या उसके विषय में जो नई मतलब नई खुदाई हुई है जैसे सिनौली वगैरह में, वो सब तो वो इसमें आपको अपडेशन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अब इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय ये है, देखो, चाहे आप रामशरण शर्मा पढ़ो, चाहे आप सतीश चंद्रा पढ़ो, चाहे वो बिपिन चंद्रा पढ़ो, ठीक है? आपको जो बुक भी पढ़ोगे कुछ भी, तो ये लोग अपना निजी, कुछ ऐसा नहीं कि निजी जाकर के वहाँ पे खुदाई की और लिखे। ये आप एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने जो बुक्स अवेलेबल हैं, जो सोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उसी को समराइज़ करके इन्होंने लिखा है। तो सबसे अच्छा, सबसे सेफेस्ट तरीका होता है प्री मेंस दोनों के लिए एक साथ तैयारी करिए आप, ठीक है? पहली चीज़। दूसरा चीज़, आप अगर एकदम बिगिनर्स हैं, एकदम एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। 6 की एनसीईआरटी हमारे अतीत या आवर पास्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ये 3 इतिहास जो है, ये छठा वाला ये प्राचीन भारत पढ़ाएगा आपको, ये मध्यकालीन भारत पढ़ाएगा, ठीक है? मध्यकालीन, और ये आधुनिक भारत पढ़ाएगा। ठीक है? तो अवर पास्ट अगर आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो ये 3 आपके बेसिक कंप्लीट हो जाएँगे। एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा देखिए। उसके बाद 9th और 10th में भारत और समकालीन विश्व 1, भारत और समकालीन विश्व 2, ये 9th और 10th में आपका समकालीन विश्व, यानी कि विश्व इतिहास से रिलेटेड कुछ-कुछ टॉपिक्स आपके इसमें कवर हो जाएँगे। भारत और समकालीन विश्व से ध्यान दीजिएगा, ये सामाजिक विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं, प्योरली इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखे गए हैं। लेकिन इतिहास में जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, वो आपको इसमें ऐड हो जाएगी। वो सारी आप बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऐड हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते हैं तो यूपीएससी में सीसैट में जो लोग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आते हैं ना, वो कॉम्प्रिहेंशन की दिक्कत भी समाप्त हो जाएगी। फिर आते हैं, तो फिर आते हैं 11th की एनसीईआरटी पे, वो भी है विश्व इतिहास के कुछ विषय, ठीक है? 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी फिर 3 पार्ट आती है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है? और ये ध्यान दीजिएगा, ये प्राचीन है, ये मध्यकालीन है, ये भी फिर से आधुनिक इतिहास है, ठीक है? और 2 बुक आती है
एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 या भारतीय कला का परिचय भाग 1 और भारतीय कला का परिचय भाग 2। तो ये टोटल एनसीईआरटीज की लिस्ट है, बुक ऑफ लिस्ट है, जो कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के संदर्भ में है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसको आप पढ़ते हो तो 6, 7, 8 अगर आप लोगों ने 6, 7, 8 पढ़ी तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 9, 10 पढ़ा तो विश्व के समकालीन विश्व के बारे में कंप्लीट हो गया। 11th की एनसीईआरटी पढ़ी तो यानी कि 9, 10, 11 अगर ये 3 एनसीईआरटी पढ़ ली तो विश्व इतिहास का पूरा कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा। ये 3 बुक में विश्व इतिहास का पूरा कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा। इन 3 बुक्स पे आपका एक बार बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और इन 3 बुक से आपका एक बार फिर से एडवांस कंप्लीट हो जाएगा और अंत में ये 2 बुक रहेंगी आपके लिए कला एवं संस्कृति के लिए। ठीक है? तो जैसा कि आपने देखा होगा टॉपर्स रिकमेंड करते हैं। अभी गौरव सर का एक वीडियो आया था, गौरव सर ने भी बुक लिस्ट बताई थी तो वो यही बताई थी। ठीक है? इन बुक लिस्ट में जो लोग प्री की तैयारी करते हैं, ठीक है, ये सारे आपके प्री मेंस सबके साथ देंगे। लेकिन जो लोग प्री स्पेसिफिक होंगे वो एक बुक चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, आधुनिक भारत, क्योंकि प्रीलिम्स में आधुनिक भारत के प्रश्न आते हैं। हालांकि कुछ साल एक्सेप्शन होते हैं, जैसे इस साल अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा तो 1 या 2 प्रश्न आधुनिक भारत से आए थे। ठीक है? तो इसमें आप चाहिए तो स्पेक्ट्रम का अध्ययन कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है? स्पेक्ट्रम का अध्ययन आप कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप ये पुरानी एनसीईआरटी स्टार्ट करिए, रामशरण शर्मा, सतीश चंद्र और विपिन चंद्रा, या आप 6, 7, 8 का एक रीडिंग लगाइए, आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप 9, 10, 11, 12 का एक रीडिंग लगाइए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ें आपके हैं 2 बुक। अच्छा, 2 बुक है तो स्पेक्ट्रम आपको एक ये रेफरेंस बुक के तौर पे देखना है और इसमें जो है भारतीय कला का परिचय, इसमें एक बुक आती है नितिन सिंघानिया सर की, नितिन सिंघानिया। ठीक है? इसको आप चाहिए तो पढ़ सकते हो। ध्यान दीजिएगा, ये एज अ रेफरेंस बुक होगा, आपके लिए मेन बुक नहीं होगा। नितिन सिंघानिया आपके लिए रेफरेंस बुक होगा, मेन बुक नहीं होगा। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, जैसे भारतीय नृत्य कला, भारतीय वास्तुकला, भारतीय संगीत। ठीक है? मतलब जिन जिन थीम्स से प्रीलिम्स में पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, तो पीवाईक्यू अपने साथ साथ देखते चलना है। अब बात करते हैं, हम लोग एक बार बात कर लेते हैं इन एनसीईआरटीज का यूज कैसे होगा, उपयोग। ठीक है? इन एनसीईआरटीज का उपयोग आप कैसे करोगे, कैसे उपयोग होगा। ठीक है? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग को एनसीईआरटी का बेसिक रीडिंग करना है। ठीक है? एनसीईआरटी की रीडिंग, ठीक है? एनसीईआरटी की बेसिक रीडिंग करनी है। इस दौरान ना तो आपको नोट्स नहीं बनाना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? लिख दे रहा हूँ, इसीलिए हर चीज़ लिख करके, क्या नहीं, थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन लिख दे रहा हूँ। क्या नहीं करना है, तो नोट्स नहीं बनाने लगना है, नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है? नोट्स नहीं बनाना है। दूसरा आप कर सकते हो इसमें, नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है? अ, मार्किंग नहीं करनी है, कि पहले ही लोग बैठने शुरू करते हैं तो लगता है मार्क करने, तो मार्किंग नहीं करना है, ठीक है? क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्या करना है, तो क्विज़ ज़रूर लगाने हैं, क्विज़ ज़रूर लगाने हैं, ठीक है? प्लस उत्तर लेखन, ठीक है? प्लस उत्तर लेखन। ये आपको 2 काम ज़रूर करने हैं, नहीं तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने का कॉन्सेप्ट डेवलप करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए कैसे करना है, मैं एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे 12th की एनसीईआरटी भारत के इतिहास के कुछ विषय आपने उठा लिए, ठीक है? अब देखो, पहला जो इसका चैप्टर है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। पहला चैप्टर इसका हड़प्पा सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पीछे जो है ज़रूर इसके जहाँ पे ये सब टॉपिक खत्म होगा वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वो अवेलेबल रहते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो इस बुक में अवेलेबल है, एक इसी के आधार पे कई सारे बुक्स में जैसे अरिहंत की आती है, दृष्टि की आती है, यूपीएससी हिंदी की आ रही है, या यूपीएससी हिंदी का एक टेलीग्राम क्विज ग्रुप है, वहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस के हर रोज़ मतलब लगभग 20-20 क्वेश्चन डेली जाते हैं। तो आप वहाँ पे भी, आपको अब लगभग खत्म होने वाले हैं। तो आप चाहो तो वहाँ से इकट्ठे करके एक दिन बैठा और जितने भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, जो भी चैप्टर पढ़ रहा है, उस चैप्टर से रिलेटेड पूरा जो है, या एक काम ही कर सकते हैं, पूरी एक बुक जैसे प्राचीन के लिए अब भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 1 खत्म किया और जितने भी एंशिएंट के क्वेश्चन थे एनसीईआरटी बेस्ड वो सारे आपने लगा लिए, ठीक है? तो ये कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा ऐसा कुछ, ठीक है? अंत में ये थोड़ा-सा लोड होने में समय लगता है, आपको ये पीडीएफ जो है सारी ग्रुप पे मिल जाएँगी, ठीक है? ये है देखिए, अब ये प्रश्न आए हैं आपके पास 150 शब्दों में लिखने के लिए, ठीक है? अगर आप ध्यान देंगे, ये थोड़ा-सा लोड होने में समय लग रहा है, उत्तर दीजिए लगभग 150 शब्दों में और फिर आपको ये सारी चीज़ें सोचवाएँगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें सोचवाएँगी, जैसे हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए और इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। कि हड़प्पा सभ्यता में ये जो कौन-कौन से भोजन, वो कौन-कौन से खाद्य खाते थे, ये कौन से खाद्य कौन लोग उपलब्ध कराते थे, ठीक है? या
पुरातत्वविद जो समाज है, जो सोसाइटी था, हड़प्पन सोसाइटी, उसमें जो डिफरेंशिएशन था, जो विभिन्नताएँ थी, उसको कैसे पता लगाते थे? कौन-सी भिन्नताओं पे जोर देते थे, ठीक है? तो उछला टीला है पे रह रहा है कि निचला टीला पे रह रहा है, उसकी जो टीले हैं वो चारों से बैरिकेडेड हैं कि खुले हैं, यानी कि उसकी जान की कितनी कीमत है, वो इन आधारों पे वो तर्क लगाते थे, ठीक है? कि वो निचले टीले पे रह रहे हैं तो इसका मतलब वो सामान्य वर्ग से हैं, उछले टीले पे रह रहे हैं इसका मतलब वो शासक वर्ग से हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, थोड़ा-सा सोचना जब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको लगभग 150 शब्दों में इनका उत्तर लिखना है, ठीक है? इसी तरीके से आप जब लघु निबंध भी आ रहा है, मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए और चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे। तो किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे आप जब ये बताएँगे तभी आपको पता चलेगा कि टिन जो है वो राजस्थान से प्राप्त होता था, ये चीज़ लाजवाब मणि अफ़गानिस्तान से प्राप्त होता था। ये पूरी सूची आप प्री के लिए, मेंस के लिए एक साथ बनाओगे। 500 शब्दों में आप लिख रहे हो, तो जब बेसिक में आप जाओगे और आपको एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, तो आंसर राइटिंग में डर नहीं हो जाएगा। अब बात करते हैं यूपीएससी हिंदी यहाँ पे कहाँ पे योगदान दे रही है, तो एक चीज़ समझिएगा, ठीक है? एनसीईआरटी खत्म करते हैं, लोग आते हैं इतिहास वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनसीईआरटी की पहली बार आपको बेसिक रीडिंग करनी है, इस दौरान नोट्स नहीं बनाना है, मार्किंग नहीं करनी है, ठीक है? इसके बाद क्या करना है? क्विज़ेज़ क्विज़ेज़ सॉल्व कर लेना है। अब इस क्विज़ में अगर आपका 60% नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब आपने जो चीज़ें आ रही हैं धीरे-धीरे 60% या इससे अधिक नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब आपको चीज़ें आ रही हैं। इन केस 60% से कम आ रहा है, तब आपको एक बार फिर से रीडिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? 2025 वाले हैं, तो उनको कुछ भी करके 60% से ऊपर नंबर लाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 2026-27 वाले तो आराम से 1-2 बार और पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर लेखन की, तो उत्तर लेखन में जैसे हम लोगों ने वो क्वेश्चन दिखाए, ठीक है? जैसे हम लोगों ने वो क्वेश्चन दिखाए, तो एनसीईआरटी बेस्ड आंसर राइटिंग, ठीक है? एकदम वो कोर एनसीईआरटी बेस्ड, आपको उसके लिए कहीं और पढ़ना ही नहीं है, कहीं और पढ़ना ही नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड। जो प्रश्न पूछे जाएँगे, जो प्रश्न का उत्तर होगा, वो आपके एनसीईआरटी की बुक में होगा, किसी और को कोई और सोर्स फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। तो एनसीईआरटी बेस्ड उत्तर लेखन यहाँ पे आपके लिए आवश्यक हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी हिंदी इसके लिए एक नया बैच लेकर के आ रही है। आप जो है एनसीईआरटी बेस्ड अगर उत्तर लेखन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ही नॉमिनल फीस में 88 40 75 19 12, ठीक है? इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। ये बैच जो है लगभग 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 15 सितंबर या आने वाले सोमवार जब भी हो, वो आप यहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड उत्तर लेखन, ठीक है? एकदम बेसिक से आंसर राइटिंग आपको वहाँ पे समझ में आएगी। तो ये पहला तरीका है, ये पहला राउंड होगा। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, नोट्स नहीं बनाएँगे, मार्किंग नहीं करेंगे और क्या करेंगे? क्विज़ सॉल्व करेंगे प्लस उत्तर लेखन करेंगे, ठीक है? खुद से कर लीजिए या जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड रीडिंग होगी जब आप कोई बेसिक किताब पढ़ेंगे, ठीक है? बेसिक किताब, ठीक है? जैसे मैंने बताया बेसिक किताब, तो प्राचीन और मध्यकालीन के लिए आपको बेसिक किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देखो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इतने ज़्यादा फैक्चुअल है ना, इसमें अगर आप एनसीईआरटी, एंशिएंट और मिडाइवल में जाओगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, फैक्ट्स की बहुत ज़्यादा भरमार है। तो केवल एक सोर्स इसके लिए फॉलो करना है। आपको करना क्या है? मॉडर्न यानी कि आधुनिक के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या आधुनिक भारत के लिए आपको स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, ठीक है? स्पेक्ट्रम ले लीजिए और कला एवं संस्कृति, ठीक है? कला एवं संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया, ठीक है? नितिन सिंघानिया, ये मैंने ऊपर बताया भी था नितिन सिंघानिया। ये बुक केवल रेफ़रेंस, ये पढ़ना नहीं है, केवल रेफ़रेंस के तौर पे आपको केवल मेन थीम पढ़ना है। कौन-कौन सी थीम पढ़ना है? तो टेलीग्राम चैनल पे पूरा डिटेल उपलब्ध है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ भारतीय वास्तुकला, भारतीय नृत्य कला, ठीक है? भारतीय संगीत, है ना? भारतीय साहित्य, ये 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर वहाँ से महत्वपूर्ण हैं, नितिन सिंघानिया से वो आपको एक साथ मिल जाएँगे, ठीक है? भारतीय कला का परिचय में भी है, लेकिन ये आपको एक साथ इकट्ठे मिल जाएगा, तो ये आपको फ़ायदा करेगा। स्पेक्ट्रम जो है, वो आपको एक बार इसमें भी पहली बार में ना नोट्स बनाना है, ना कुछ करना है, केवल कंटिन्यू रीडिंग करनी है। क्यों? क्योंकि आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो उन कॉन्सेप्ट को जोड़ते-जोड़ते स्पेक्ट्रम आप पढ़ के खत्म करेंगे और स्पेक्ट्रम जब आप पढ़ के जैसे चैप्टर खत्म होता है, तो वहाँ पे एक सिनॉप्सिस दी रहती है। उस सिनॉप्सिस को सवेरे उठ कर के याद करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान नोट्स आपको नहीं बनाना है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक कहीं पे भी आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो अब जब आप बेसिक किताब पढ़ रहे हैं, ये समय है जब सेकंड स्टेज में आप आएँगे और बेसिक किताब पढ़ेंगे, तो ये समय है जब आपको टेस्ट जॉइन करना चाहिए, ठीक है? टेस्ट सीरीज़, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज़ जॉइन की और 20 दिन बाद अब उसमें टेस्ट है, तो अब आपको क्या करना है? जो भी सोर्स है, ठीक है? जैसे मान लो बेसिक किताब आपने पढ़ ली, अ, ये क्या नाम है? स्पेक्ट्रम, और आपने फाउंडेशन के लिए पढ़ लिया एनसीईआरटी, ये 2 अपना पढ़ के रेडी है, तो बेसिक किताब ही आपको दोहरानी है, ठीक है? इस दौरान बेसिक किताब ही आपको फिर से दोहरानी है। उसके बाद जाकर के टेस्ट लगाना है,
ठीक है, मान लीजिए आपने यूपीएससी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, टेस्ट लगाया, ठीक है, टेस्ट लगाने के बाद प्रॉपर 2 घंटा टेस्ट लगाया, ओएमआर भरा, इन गलतियों पे काम किया, क्या सोच के मारा था, तुक्का मारा था, फैक्ट नहीं पता था, तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे फैक्ट नहीं पता था तो गोला लगा दिया, तुक्का मारा था, एकदम ब्लाइंडली तुक्का मारा था तो ट्रायंगल लगा दिया, ठीक है, उस फैक्ट के बारे में ही नहीं पढ़ा था तो स्टार बना दिया, मतलब आज तक कभी ध्यान ही नहीं था उसके बारे में तो स्टार बना दिया। ऐसी मार्किंग आपको पेपर में हर क्वेश्चन नंबर के ऊपर कर लेनी है। अब जब आप टेस्ट देके आ रहे हो तो इस टेस्ट का प्रॉपर आपको 7 से 8 घंटा लगेगा, 7 to 8 आवर आपको लगेगा जब आप इसका बैठ करके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है। और यही पहला जो काम है जो आपको नोट्स मेकिंग में करना है, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और रेफरेंस बुक केवल रेफरेंस के तौर पे पढ़ना है। ये जो है बात गांठ बांध लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स आपने बनाया, अब इस शॉर्ट नोट्स पे आप जितना कमांड कर पाओ, क्योंकि देखो होता क्या है कि जैसे आप यूपीएससी हिंदी की मान लो टेस्ट सीरीज या मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हो तो अब और कोचिंग का तो नहीं पता, लेकिन यूपीएससी हिंदी में एक सब्जेक्ट को कम से कम 4 से 5 बार आपका मल्टीपल रिवीजन होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने पार्ट टेस्ट शुरू में, वो पार्ट टेस्ट है 20-20 दिन में, तो शुरू में क्या है, पहला पार्ट टेस्ट है आपका मान लो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री का, दूसरा है मॉडर्न हिस्ट्री का, इसके बाद फिर वो 2-3 महीने बाद फिर से मॉडर्न और मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट टेस्ट होगा, ठीक है। तो वो आपका वहाँ पे भी रिवीजन होगा, प्लस ये जो शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे, तो जैसे मान लो आप यूपीएससी की तैयारी करो तो 100 टॉपिक, पीसीएस की तैयारी करो तो आपके 150 टॉपिक उसमें आ रहे हैं, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन हम लोग देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं कि उस एक्सप्लेनेशन में आपको कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पता चलती हैं। तो इन जो है मतलब टेस्ट के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं लगभग 3 से 4 पेज में, एक शॉर्ट नोट्स 3 से 4 पेज में, 20 टेस्ट का लगभग आपको मतलब 20 लमसम टेस्ट है, 20 से 30 टेस्ट है, तो उसका आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में शॉर्ट नोट्स, 100 से 150 पेजेस में आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। और यही शॉर्ट नोट्स पे आपको कमांड करना है, बार बार इसको पढ़ना है, ठीक है, बार बार इसको करना है। फिर थर्ड राउंड आ जाएगा जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीएससी की, ठीक है, या बीपीएससी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी, ठीक है, जिसकी भी आप तैयारी करें, एमपीएससी, आरजेपीसीएस, है ना। तो अब आपको आ जाएगा इसके लिए स्पेसिफिक उत्तर लेखन करना, इसके लिए स्पेसिफिक उत्तर लेखन करना। तो इसमें भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने ध्रुव बैच में क्या किया, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही माध्यम से पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है प्लस सिलेबस, ठीक है, सिलेबस उठाना है। और जैसे मान लो आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे आपने आपने प्री के लिए जब ये टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की और पार्ट टेस्ट वाला खत्म हो गया, ठीक है, मान लो पार्ट टेस्ट खत्म, ठीक है, पार्ट टेस्ट खत्म हो गया, अब आ रहा है आपका एडवांस टेस्ट, ठीक है, एडवांस टेस्ट आ रहा है, तो एडवांस टेस्ट के स्तर पे ये थर्ड लेवल स्टार्ट हो जाएगा, तब आप पीवाईक्यू उठाओगे क्योंकि आपका थर्ड रिवीजन होने जा रहा है, 3 बार आप रिवीजन करने जा रहे हो तो पीवाईक्यू साथ में रखोगे, सिलेबस साथ में रखोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो अगर आपको खुद से करना है तो आप खुद से कर सकते हो, नहीं तो इसके लिए भी हमारा एक ध्रुव बैच है, बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको लगभग 500 प्लस प्रश्नों के माध्यम से यूपीएससी और 700 के प्लस प्रश्नों के माध्यम से जीएस 5-6 इंक्लूडेड यूपीपीसीएस, ये सभी तैयार करना है। धीरे धीरे हम लोग बीपीएससी, एमपीपीसीएस, इसके जो स्पेशल है, बीपीएससी स्पेशल, एमपीपीसीएस स्पेशल, इस पे भी बैचेस ला रहे हैं और इसको भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो जीएस 5-6 के साथ आप यूपीपीसीएस की भी यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से, अब जैसे मान लो यूपी का जो इतिहास है वो भारत का भी इतिहास है, बिहार का जो इतिहास है वो भारत का ही इतिहास है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको वहाँ से भी इंक्लूड कराया जाएगा, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको वहाँ से भी इंक्लूड कराया जाएगा। तब आप सृजन या ध्रुव आपके अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, सृजन में आप आंसर राइटिंग चेक करा सकते हो, ध्रुव में आंसर राइटिंग बेसिक से, इसमें भी जैसे जो मेंस सब्जेक्ट है उसके लिए बेसिक से आंसर राइटिंग कैसे करें वो इसमें बताई गई है, ठीक है। तो ये कुछ रहेगा पूरे इतिहास को लेकर के कि आप इतिहास को कैसे समझोगे, कैसे करना है, किन चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किन चीज़ के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है, ठीक है, कौन सी ऐसी, जैसे हम लोग बार-बार वो गलती करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने बैठ बैठ जाते हैं एनसीईआरटी पढ़ते समय और एनसीईआरटी को मार्क करने बैठ जाते हैं, पता चला पूरा किताब रंग दिया, पूरा नया एनसीईआरटी लिख दिया, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, बार-बार मैं आप लोग को इसको बता रहा हूँ, ठीक है। प्लस पीवाईक्यू और क्विजेस जरूर सॉल्व करने हैं, जरूर सॉल्व करने हैं, नहीं तो इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। प्लस एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो, 2026-27 में एग्जाम दे रहे हो, तो अभी आप डायरेक्ट एडवांस लेवल के क्वेश्चन जैसे ध्रुव वगैरह ज्वाइन करके या सृजन ज्वाइन करके लिखने का कोई मतलब नहीं है। पहले बेसिक्स एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो लिख करके उसमें एकदम पक्के हो जाइए। क्यों? क्योंकि वो आपका थिंकिंग प्रोसेस प्लस कॉम्प्रिहेंशन ये मजबूत करा देगा, ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस और कॉम्प्रिहेंशन मजबूत कराया जाएगा। कैसे मजबूत कराएगा, इसके लिए आप
बहुत नॉमिनल फीस है। एक बार आप चाहिए तो एनसीईआरटी बेस्ड जो उत्तर लेखन का बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप जुड़ करके 1 महीना देख सकते हैं। वो पर मंथ बैच है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से 600 या 700 ऐसी फीस है। तो ये बहुत ही नॉमिनल फीस है, ठीक है? आप एकदम एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। इससे आपको कम से कम ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है? क्या गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है? और भी कोई इससे रिलेटेड तो ये रहा आपका इतिहास से संबंध में। आप प्री मेंस यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस कुछ भी तैयारी कर रहे हो, तो कैसे रीडिंग करनी है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, कैसे उसको यूज करना है, कौन-कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों, तमिलनाडु बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है? आपके पास जो अवेलेबल हो यार, तमिलनाडु बुक में कोई एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ी दे देगा, ठीक है? या कोई एक कोचिंग का नोट्स कोई एक्स्ट्रा वो थोड़ी दे देगा। तो जो है अवेलेबल आपके पास जो ईज़िली हो अच्छा, जो पढ़ रहे हो बार-बार वो सोर्स मत चेंज करिएगा, ठीक है? तो ये कुछ जो मैंने सोर्स और सजेशन बताए थे, ये आईपीएस गौरव त्रिपाठी सर के द्वारा जो रिकमेंडेड थे, ठीक है? आप इनको देख सकते हो और कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, हम लोग उस पे भी वीडियो बनाएँगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएँगे भूगोल कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।